हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारी यूपीएसआई की प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है, जिसमें आज हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है मूल विधि का। तो ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 8। जिसने 7 नहीं देखे तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट सीरीज़ है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार कहाँ तक है? इसका विस्तार केंद्र शासित राज्यों को छोड़कर समस्त भारत पर है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय समस्त भारत पर है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, या फिर इसका विस्तार जम्मू कश्मीर, नागालैंड और असम राज्यों के सिवाय समस्त भारत पर है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार है, ये कहाँ तक है? तो ये है, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय समस्त भारत पर है। ठीक है, इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किशोर अथवा बालक को क्षेत्राधिकार के बाहर भेजने का प्रावधान वर्णित है? धारा 49 में, धारा 50 में, धारा 51 में या फिर धारा 52 में? तो इसका वर्णन दिया है, ये दिया है धारा 50 में। ठीक है, इसका प्रावधान दिया गया है, ये दिया गया है धारा 50 में। इसमें आंसर जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 23 के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को है, पुलिस अधीक्षक को है, राज्य पत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सरकार को है, या फिर उपरोक्त में से किसी के पास नहीं है? ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वह है राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सरकार को है। ठीक है, इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 2 का विषय है। 2 के विषय में क्या दिया गया है? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, परिभाषाएं, निर्देश देने की शक्ति, या फिर सरकारी विश्लेषक। तो धारा 2 में जो 2 का विषय है वह क्या है? ये है परिभाषाएं। क्या है? परिभाषाएं, डेफिनेशन। इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस धारा के अनुसार राज्य सरकार आरक्षित वन क्षेत्र के किस भाग को वन्य जीव शरण स्थल अभयारण्य घोषित कर सकती है? धारा 12, धारा 15, धारा 18 या फिर धारा 21? तो ये है धारा 18 के अंतर्गत। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 धारा 18 के अनुसार जो राज्य सरकार है वह आरक्षित वन क्षेत्र के किसी भाग को वन्य जीव शरण स्थल घोषित कर सकती है। तो इसका वर्णन जो दिया है वह दिया है धारा 18 के अंतर्गत। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का लाभ है संकटग्रस्त पशुओं का क्रय विक्रय करने में, पशुओं की बस्तियां उजाड़ने में, गलत अभिग्रहण के लिए दंड देने में, या फिर उपरोक्त सभी? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 का लाभ है वह क्या है कि गलत अभिग्रहण के लिए दंड देने में। ठीक है, इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की कौन सी धारा में कंट्रोलर की निर्देश देने की शक्ति वर्णित है? धारा 64, धारा 65, धारा 66 या फिर धारा 68? तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, धारा 68। ठीक है, ऑप्शन डी, धारा 68। इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से क्या साइबर अपराध का विषय है? सूचनाओं की चोरी, सूचनाओं को नष्ट करना, किसी प्रोग्राम में अवैध रूप से प्रवेश करना या फिर उपरोक्त सभी। तो साइबर अपराध का विषय क्या है? तो ये सभी हैं। सूचनाओं की चोरी करना, सूचनाओं को नष्ट करना, किसी प्रोग्राम में अवैध रूप से प्रवेश करना। तो इसमें जो आंसर सही हो जाएगा ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला है, अपराधों के अन्वेषण की शास्त्रीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? धारा 75, धारा 76, धारा 77 या फिर धारा 78। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? ये है धारा 78 में। किस में है? धारा 78 में। ठीक है, इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजद्रोह होता है सार्वजनिक सभा में राजद्रोहात्मक काव्य पाठ करना, इस आशय से जनता में पर्चे बांटना कि भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति लोगों में घृणा, अवमान और अप्रीति प्रदीप्त हो, आम जनता को अपने भाषण द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों की अवज्ञा करने के लिए उकसाना और सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न करना या फिर उपरोक्त सभी। तो राजद्रोह क्या होता है? इसमें जो आंसर सही हो जाएगा ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, क्या आंसर सही हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन डी आंसर सही है। ठीक है, ये एक बार फिर से पढ़ लेना तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरुद्ध किए गए व्यक्तियों का अस्थायी विमोचन राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? धारा 14, धारा 15, धारा 16 या फिर धारा 17। तो निरुद्ध किए गए व्यक्तियों का अस्थायी विमोचन राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की किस धारा के अंतर्गत है? तो ये है धारा 15 के अंतर्गत। ठीक है, धारा 15 के अंतर्गत। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की किस धारा के अनुसार निरोध आदेश वापस किए जा सकते हैं? धारा 12, धारा 14, धारा 16 या फिर धारा 17। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 14 के अंतर्गत। ठीक है, धारा 14 के अंतर्गत 1980 की धारा 14 के अनुसार निरोध आदेश वापस किए जा सकते हैं। इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सरकार के क्रियाकलापों में पारदर्शिता लाना, प्राधिकारियों की जवाबदेही स्पष्ट करना है, सत्ता के दुरुपयोग पर अंकुश लगाना या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें जो सही आंसर है वह है उपरोक्त सभी, यानी सरकार के क्रियाकलापों में पारदर्शिता लाना और प्राधिकारियों की जवाबदेही स्पष्ट करना और सत्ता के दुरुपयोग पर अंकुश लगाना। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो इसमें जो आंसर सही हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन अभिलेख में सम्मिलित है। क्या क्या सम्मिलित है अभिलेख में? कोई दस्तावेज, हस्तलेख तथा मिसल, कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफीचे तथा दस्तावेज की फैक्सीमाइल नकल। ऑप्शन सी है ऐसी माइक्रोफिल्म में उकेरी हुई छवि या कोई उद्धरण तथा कंप्यूटर या किसी अन्य उपकरण द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें भी जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन अभिलेख में सम्मिलित क्या क्या है? तो ये सभी सम्मिलित है। क्या है? ये सभी सम्मिलित हैं। ठीक है, इसमें जो आंसर सही है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होती है? नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या फिर पंजाब में। तो किस राज्य में भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होती है? तो ये नहीं होती है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कहाँ नहीं होती है? ये नहीं होती है जम्मू कश्मीर में। इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनामक चालक शराब के नशे में मोटर यान चलाता है। कोई एक व्यक्ति है वह शराब के नशे में मोटर यान चलाता है। बताइए उसने मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा का अपराध किया है? धारा 194, धारा 190, धारा 185 या फिर धारा 186। तो किस धारा का अपराध किया है उसने? तो यह किया है धारा 185 का। ठीक है, धारा 185 का। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर वाहन अधिनियम 1988 कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 1989 में, 1 अगस्त 1989 में, 1 सितंबर 1989 में या फिर 1 दिसंबर 1989 में। तो ये कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1 जुलाई 1989 में। ठीक है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 कब लागू हुआ था? ये हुआ था 1 जुलाई 1989 में। ठीक, इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयास के लिए दंड का प्रावधान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? धारा 13, 14, 15 या फिर 18। तो किस धारा में वर्णित है? तो ये है धारा 15 में। किस धारा में वर्णित है? ये है धारा 15 में। ठीक है, इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 में वर्णित विषय हैं प्रयास के लिए दंड, लोक सेवक द्वारा आपराधिक अवचार, लोक सेवक द्वारा उत्प्रेरित के लिए दंड, विवेचना के लिए अधिकृत व्यक्ति। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, विवेचना के लिए अधिकृत व्यक्ति। ठीक है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 में क्या वर्णित, कौन सा विषय वर्णित है? वह है विवेचना के लिए अधिकृत व्यक्ति। इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 31(1) के अधीन दंडनीय अपराध है। संज्ञेय और अजमानतीय, असंज्ञेय और जमानतीय, असंज्ञेय और अजमानतीय या फिर संज्ञेय और जमानतीय। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा संज्ञेय और अजमानतीय। ठीक है, इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। ठीक, तो ये थे आज के मूल विधि के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वह है संविधान और सामान्य ज्ञान की। ठीक है, ये मूल विधि की होगी, इसके बाद संविधान और सामान्य ज्ञान की होगी, तो वो भी शाम तक आ जाएगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।